सो बेटे आज की कहानी हमारी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, when you talk about electrochemical series, what happens is electrochemical series is a series in which elements are placed according to their reduction potentials. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा, it is a series in which elements are placed. It is a series in which elements are placed in order of their reduction potentials. हमने एक ऐसी सीरीज लेनी है बेटा जिसमें एलिमेंट को रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में हमने रखना है। एलिमेंट जितने भी होंगे दे मस्ट बी पुट इन ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई? यानी मोर रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में रखें चाहे लेस के ऑर्डर में रखें। जैसे मैं जो सीरीज लगाऊंगा वो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लगाऊंगा, जबकि एनसीईआरटी जो है वो डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लगा देती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमने एलिमेंट जो है वो प्लेस किए हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स, मे बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, मे बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयर मस्ट बी एन ऑर्डर टू दैट। अब बेटे उसको याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक याद करेंगे। ठीक, इस सीरीज के मेन एलिमेंट्स को याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक याद करेंगे। ठीक, एंड दैट इज कॉल्ड एज टू बी लिटिल केदार भाई का नमक हरा मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है। कैसे याद करोगे? बोलोगे लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है। आगे CUHGAGAUF। ठीक, ऐसे ध्यान में रखने का। लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, CUHGAGAUF। अब जो लिटिल है, लिटिल से बना बेटा हमारे पास लिथियम, केदार से बन गया पोटाशियम, भाई हमारा हो गया बेरियम, का था कैल्शियम, नमक हराम निकला सोडियम, मुंशी था मैग्नीशियम, आलू भाई साहब थे अल्युमिनियम, जरा सा ले लेंगे जिंक, फीका फीका आयरन, नमक है निकल में, एसएन जो है वो है टिन, से टिन, पकाता यानी पीवी लेड, है यानी हाइड्रोजन। ठीक, और फिर CUHGAGAUF। तो बेटे ऐसे याद रखने का, लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, CUHGAGAUF। ऐसे करके हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो डाउनवर्ड्स हम जा रहे हैं, इधर को हम जा रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। जैसा कि हमारे पास हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट हमने ले रखी होती है। अभी आपको पिछली क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया था। तो बेटा इसमें 0.0 ये हमारे पास इसकी क्या है, 0.0 इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने 0.0 ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा कैमरा सेटिंग खराब हुआ है।
अगर आपने हाइड्रोजन का 0.0 ले लिया, जीरो से पिछली वाली वैल्यूज हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, यानी ये सारी वैल्यूज नेगेटिव है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP नेगेटिव है, और जीरो के बाद जो होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो SRP इनका पॉजिटिव होता है। जैसा कि आपको पता है कि जिसका SRP नेगेटिव है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब वहां ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऑब्वियसली ये जो चीजें हैं, ये यहां से लेकर के आप ले लो, यहां से लेकर के यहां तक, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होंगी, कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, देयरफॉर वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। बेटे जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इसलिए दे विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा जहां आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो इजीली रिड्यूस होते हैं, इजीली रिड्यूस्ड, और जो खुद रिड्यूस होते हैं बेटा, they work as oxidizing agents, so therefore oxidizing agent की तरह वर्क करेंगे। इस हिसाब से हमें समझ में आया जो जितना ऊपर होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना नेगेटिव होगा, उतना आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास यहां पे आ गया लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें तो लिथियम बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और वैसे ही फ्लोरीन बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन यहां पे 2-3 राइज होते हैं। देखो बेटा, ज्यादातर लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज इसमें फर्क ही नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ही जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ाते भी है कि देखो जो तुमने 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, रद्दी है, उनको कुछ आता नहीं है। समझ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक अलग चीज है और रिएक्टिविटी सीरीज एक अलग चीज है। क्यों बेटा? जब हम रिएक्टिविटी सीरीज लगाते हैं उसमें हम एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं, उसमें एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड बेटे। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अब हमारे पास कुछ, हम ये कोशिश कर रहे थे बताने की, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स के लगाते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में है। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज और इसमें फर्क क्या है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज में हम एलिमेंट की रिएक्टिविटी देखते हैं, और वो रिएक्टिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। जो चीज जैसे एग्जिस्ट करती है हम उसकी रिएक्टिविटी उसी हिसाब से देखते हैं। अगर कोई चीज सॉलिड होती है तो उसकी रिएक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में देख लेते हैं, अगर कोई गैसियस रहता है तो उसकी गैसियस फॉर्म में देख लेते हैं। आप याद करो, उसमें तुम्हें टीचर ने पढ़ाया होगा कि केदारनाथ है ना, केदारनाथ का मुंशी, ऐसे करके कुछ पढ़ाया होगा। यानी उसमें उसने सोडियम को ऊपर लिखा होगा और कैल्शियम को नीचे लिखा होगा। वैसे भी सोडियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज्यादा ही होती है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। लेकिन यहां अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कैल्शियम ऊपर और सोडियम नीचे है। फिर उस सीरीज में लिथियम का कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि लिथियम की रिएक्टिविटी इज लेस देन सोडियम, लिथियम की रिएक्टिविटी इज लेस देन सोडियम, और यहां लिथियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो ये वो रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ रिएक्टिविटी पे है और वो किसी भी स्टेट में है। पर सर फिर अगर हम लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होनी, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो बेटा, लेकिन वो सिर्फ सोल्यूशन में होता है। ये जो SRP निकालते हैं वो सोल्यूशन में निकाला जाता है। ठीक, यानी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
is calculated in solution। जैसे बेटा देखो आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे और उससे रिएक्टिविटी सीरीज का फर्क भी देखेंगे और हमें समझ में भी आएगा। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट though it has high ionization enthalpy। ठीक है बच्चों, हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा, दैट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें मालूम है अच्छे से। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए कम, पर लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो क्वेश्चन है व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, दो इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा है, बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, अब हम अगर बोले कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, मतलब ये होना चाहिए लिथियम should give electron easily and can change into lithium 1 positive and electron can be given। ये रिएक्शन की चाहिए। अगर इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो हमें ये बताना है कैसे हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक, तो देखो बेटे, इसमें क्या होता है कि बेसिकली किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी देखी जाती है डेल्टा जी में। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी देखी जाती है डेल्टा जी से। डेल्टा जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है जी, यानी फॉर स्पॉन्टेनिटी ये +1 में पढ़े हो, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है। डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है। अब देखो बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते, हमने बोला इसको सॉल्यूशन में निकालते, तो इसके 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर वन होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन और एटमाइजेशन। यानी सब्लिमेट करना या एटम में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन और एटमाइजेशन यानी जैसे मैं लिथियम की यहां बात कर रहा हूं, तो लिथियम जो है वो लैटिस में होगा बिकॉज ये सॉलिड है। तो बेटा इसको हम सब्लिमेट करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे, यहां पे आएगा लिथियम गैसियस बनेगा। ठीक, तो इसमें सब्लिमेशन हुई। ठीक, और यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी और उस एब्जॉर्ब एनर्जी को डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन हमने बोला होगा। ऑब्वियसली एनर्जी यूज्ड है तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, ये पहली बात। सर ये एटमाइजेशन क्या टर्म हुई? मान ले बेटा कोई चीज पहले से ही गैस है, से मेरे पास इसकी जगह क्लोरीन होता तो वो पहले से ही गैस होता, तो मुझे को सब्लिमेट तो नहीं करना, बट बेटा क्लोरीन को एटम में तो कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए उसको हीट देके हम उसको एटम में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे केस को हम एटमाइजेशन बोल देते हैं। दिस केस इज कॉल्ड एज एटमाइजेशन, तो इसको एटमाइजेशन बोलते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक, तो अगर गैसेस होंगी, ऑलरेडी हमारे पास गैसेस होंगी, तो हम एटमाइजेशन टर्म को यूज करते हैं, बट अगर सॉलिड होगा तो उसमें सब्लिमेशन यूज होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज एटमाइजेशन।
तो गैसेस में हम एटमाइजेशन करेंगे, गैसियस चीजों में हम एटमाइजेशन करेंगे, एटम में कन्वर्ट करेंगे, और सॉलिड होगा तो उसको सब्लिमेट करेंगे, उसका लैटिस टूटेगा तो एटमाइजेशन अपने आप हो जाए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया बेटे। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है, देखो हमने गैस में कन्वर्ट क्यों किया। अगर आप मेरे से पूछे कि सर गैस में कन्वर्ट क्यों किया, देखो बहुत सिंपल बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। गैस में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हुआ करती थी क्या? इट इज एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए, इसीलिए तो हमें एटमाइज करना पड़ा, इसीलिए तो हमें सब्लिमेट करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होगा आयोनाइजेशन। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है आयोनाइजेशन। तो जब आयोनाइजेशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो लिथियम हमारे पास गैसियस बन चुका था, that will give one electron and will change into lithium 1 positive gaseous and 1 electron is given. क्लियर जी? अब ये आयनाइजेशन हो गई। ठीक इसी तरह से अगर ये भी लेते तो इसमें भी आगे आयनाइजेशन होती, इसको भी आगे डील करूंगा मैं आपके साथ। ठीक, ये भी आगे डील करूंगा। ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप की बारी, क्योंकि ये सब हम सॉल्यूशन के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम हम सॉल्यूशन के अंदर कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में वाटर होगा या जो भी सॉल्वेंट होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 पॉजिटिव लिथियम के आसपास, 1 पॉजिटिव लिथियम के आसपास वाटर इकट्ठा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और इस वजह से अगला स्टेप हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अगला स्टेप हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। या फिर अगर वाटर ना हुआ तो कोई और सॉल्वेंट हुआ तो सॉल्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज जनरली हम वाटर में देखते हैं तो हाइड्रेशन बोलेंगे। यानी यहां पे लिथियम 1 पॉजिटिव जो बना था गैसियस, ठीक, उसने वाटर की प्रेजेंस में यहां बन जाना है लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है जी। अब जो सेकंड स्टेप में आयनाइजेशन हुई थी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी हीट ऑफ आयोनाइजेशन, और हमें पता है हीट ऑफ आयोनाइजेशन इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये साइज भी, ये भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और हाइड्रेशन और सॉल्वेशन की बात करी तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, क्यों? आपको पता है हाइड्रेशन होने से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो यहां पे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन होगा, और वो रिलीज होगी, नेगेटिव होगी। बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये नेट प्रोसेस 3 स्टेप्स में हुआ, तो अगर इसका मैं नेट प्रोसेस देखूं तो बच्चे इसको मैं ऐड कर दूंगा। फॉर नेट प्रोसेस दिस ऑल विल बी एडेड। जब ऐड करेंगे तो आप देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, दोनों ऐड होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट क्या बनेगा रिएक्शन? नेट बनेगा लिथियम जो कि सॉलिड था, in the presence of water, changing into lithium 1 positive aqueous and 1 electron is given. ये प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा। अब इसका टोटल डेल्टा एच बोलेंगे, डेल्टा एच टोटल अगर बोलेंगे तो टोटल एंथैल्पी का जो चेंज है वो किसके बराबर होगा बेटा? वो इन सब एंथैल्पीज के सम के बराबर होगा। सो दैट विल बी प्लस डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है जी, प्लस डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन प्लस माइनस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है जी। ये डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन, इन सबको हमने ऐड कर दिया है। याद रखिए ये वैल्यू नेगेटिव में है, यानी ये रिलीज्ड है और ये दोनों एब्जॉर्ब्ड है। क्लियर? अब ध्यान देते हैं कि इससे हमने क्या सीखना है। देखो बेटा, इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो डेल्टा एस है, इस पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा एस है बेटा, इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा एस तो देखो क्या होगा? पॉजिटिव।
एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना, डिसऑर्डर बढ़ेगा ना, पहले सॉलिड था अब एक्वस बना, तो टोटल का डेल्टा एस तो पॉजिटिव होगा, ये तो श्योर है। यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, पीछे वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके आगे साइन माइनस का है। अब बात रहती है डेल्टा एच की, बात क्या रहती है, डेल्टा एच की। अब डेल्टा एच के लिए दो केस हो सकते हैं, ध्यान देना प्लीज। केस वन, पहला केस था हमारे पास कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका जो सम है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो जाए, मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज्यादा है बेटे और रिलीज एनर्जी कम है, तो ऐसे केस में डेल्टा एच टोटल जो हो जाएगा बेटे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे केस में डेल्टा एच टोटल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और ऐसे ही हम लेंगे केस टू, ऐसे ही हम लेंगे केस टू। अब केस टू में ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास सब्लिमेशन एंथैल्पी का सम, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एब्जॉर्ब्ड एनर्जीज का सम हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में हमारे पास डेल्टा एच टोटल की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग दिस फुल प्रोसेस। बोलो यहां तक समझ में आया तो ही आगे करवाऊंगा, बोलो फटाफट से यस और नो। ओके, लेकिन अब समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्यारे बच्चों, इस दोनों केसेस को यहां डिस्कस करते हैं। पहले केस वन में डेल्टा जी निकालना है। केस वन में आपने डेल्टा जी निकालना है, तो हमें यह पता है कि ऐसे केस में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो ये तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव है, बीच में माइनस है, और केस वन का डेल्टा एच टोटल कैसा है, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, और इस हिसाब से ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, तो रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करेगा बड़ा कौन। यानी ऐसे केस में रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, spontaneous only when delta H is less than T delta S। क्यों भाई, ये तो मानते हो, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? आज थोड़ा कैमरा सेटल्ड नहीं है यार, जस्ट अ सेकेंड। चलो इतने से चला लेते हैं काम। तो यहां पे डेल्टा एस जो होगा, डेल्टा जी तब नेगेटिव होगा अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। यानी इस केस में एक कंडीशन हो गई कि रिएक्शन इज ओनली स्पॉन्टेनियस अगर टी डेल्टा एस ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तब तो चलेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये रिएक्शन होने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन केस नंबर टू, केस नंबर टू में हमें यह समझ में आता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटे हमारे पास टोटल प्रोसेस का डेल्टा एच तो हमेशा ही पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है, और केस टू में हमने क्या कहा, केस टू में कहा डेल्टा एच भी नेगेटिव है। तो ऐसे केस में डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्यों मेरे दोस्तों?
रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये क्लियर हो गया हमें। यानी एक बात क्लियर है कि केस 2 की स्पॉन्टेनिटी केस 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यानी अगर इस प्रोसेस में टोटल डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो वो रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा और उसका इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता होगा। बात समझ में आई? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता होगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखना है ना। लिथियम और बाकी केसेस में लिथियम सबसे ऊपर क्यों आया? जबकि उसमें यहां एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा थी, यहां एनर्जी को एब्जॉर्ब ज्यादा थी, लेकिन लिथियम 1 पॉजिटिव वेरी स्मॉल, बिकॉज लिथियम 1 पॉजिटिव इज वेरी स्मॉल, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, which compensates the high value needed in ionization and sublimation, and yet delta H total will be negative। क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो इसका आंसर सिंपल था कि हाइड्रेशन एनर्जी इज सो हाई that it compensates, hydration energy compensates the high value of ionization and sublimation, ionization energy and sublimation energy। तो बेटा अगर आपसे बोला why lithium is strongest reducing agent, though it has high ionization energy, तो ये तीनों स्टेप करके दिखाइएगा और ये बताइएगा कि हमारे पास लिथियम के केस में थर्ड स्टेप में एनर्जी रिलीज इज सो हाई, दिस इज सो हाई दैट इट कंपनसेट द एनर्जी नीडेड इन फर्स्ट टू स्टेप्स में जितनी एनर्जी चाहिए यहां रिलीज उससे कहीं ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से नेट डेल्टा एच नेगेटिव रहता है, इससे डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है और इस हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो जल्दी। ओके, अगली बात ये हो सकती है, केस 1 में जो डाउट है, कोई डाउट नहीं है, केस 1 में आपका डेल्टा एच कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि डेल्टा जी नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन आपका टी डेल्टा एच बड़ा है कि छोटा है। ठीक, तो ऑब्वियसली उसकी स्पॉन्टेनिटी कम होगी एज कंपेयर टू लिथियम। बाकी तो हम टोटल डेल्टा एच देख करके निकालेंगे। बोलो क्लियर खुशबू? यस सर। ओके, अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सर ये तो चलो आपने मेरे को बता दिया कि लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा थी, उसने कंपनसेट किया, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो गया, ओके। लेकिन हम तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना सर, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हमने ज्यादा ले लिया? रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा डेल्टा जी डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ई डिग्री ऑफ सेल अगर निकालना चाहते हो तो वो डेल्टा जी डिग्री डिवाइडेड बाय एन एफ रहेगा। ठीक, और ऑब्वियसली ये माइनस का साइन था, डेल्टा जी अपने आप अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हम इस फॉर्मूला को लेकर के हम ई डिग्री निकाल लेते हैं। डेल्टा जी तो हमने अभी निकाला था, ठीक, उसमें डेल्टा एच, टेम्परेचर, डेल्टा एस, तीन चीजों की जरूरत थी, तीनों पता थे, उसको पुट के डेल्टा जी निकाले। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर एक है तो एक लिखेंगे। एफ क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट 96500, इसको पुट करके ई डिग्री निकाल लेंगे बेटा। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि ई डिग्री अगर पॉजिटिव होगा, ठीक, तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। इसके आगे नेगेटिव का साइन है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तब तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ई डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए और वो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, तो पता चला
कि जब आपका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ई डिग्री की वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसीलिए लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हालांकि हालांकि हमने ये कहा रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्गेस्ट है जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सारी डिस्कशन समझ में आई कि नहीं आई? यहीं से हम ये भी क्लियर कर सकते हैं, हम यहां से ये भी तो क्लियर कर सकते हैं वेरी इजीली, इट कैन बी क्लियर, ठीक? क्या वेरी इजीली कि रिएक्टिविटी सीरीज और इस सीरीज में फर्क हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो किसी भी स्टेट में होती है, रिएक्टिविटी सीरीज किसी भी स्टेट में होती है, रिएक्टिविटी सीरीज इज इन एनी स्टेट, क्लियर? जबकि रिडक्शन पोटेंशियल हम हमेशा निकालते हैं सॉल्यूशन स्टेज में, ऐसे स्टेप्स लेके। इसी तरह का एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं ताकि इसको मैं और आसानी से आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना रहे, ठीक? अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो बेटे, +1 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने की एंथैल्पी फ्लोरीन की कम और क्लोरीन की ज्यादा होती है, बट ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा है भाई। तो क्वेश्चन ये बना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, yet fluorine is strongest oxidizing agent, तो बहुत ही मस्त बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है भाई? क्लोरीन की। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई? फ्लोरीन है। तो वही 3 स्टेप दोनों के लिए लेके चलते हैं, ठीक? हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? अब हमारे पास ऑलरेडी दोनों गैसेस हैं, गैसेस के लिए सब्लिमेशन नहीं, क्या करते हैं? एटमाइजेशन। तो भैया पहला स्टेप था एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक बार पहले क्लियर कर लें, इस रिएक्शन को पहले क्लियर कर लें कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेना और फ्लोराइड बनना, ठीक, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का कम होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आयना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो क्लोरीन को आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था, ठीक, बट ले कौन रहा है? फ्लोरीन। उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों है? तो पहला स्टेप दोनों में लेंगे एटमाइजेशन, पहला स्टेप दोनों में लेंगे, कौन सा लेंगे? एटमाइजेशन, ठीक। अब एटमाइजेशन में हमारे पास जो फ्लोरीन भैया थे बेटा, जब उसको हीट किया होगा तो वो फ्लोरीन में टूट गया होगा, क्योंकि बेटा मेरे को एक ही मोल फ्लोरीन चाहिए तो मैंने यहाँ पे हाफ मोल ले लिया था ताकि एक ही फ्लोरीन बने, ठीक है जी। अब ये एटमाइजेशन हो गई, ये एटमाइजेशन हो गई, इसमें एटम में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही क्लोरीन भाई साहब भी थे हमारे पास, तो हमने हाफ क्लोरीन लिया था, उसकी एटमाइजेशन करवा के क्लोरीन बना दिया। इन दोनों केसेस में जो पहले इसमें या इसमें पहला लगेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हीट ऑफ एटमाइजेशन या एटम्स में बना कैसे? बॉन्ड तोड़ के, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी। मैंने यहाँ पे डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी लिख दिया, आप लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और वो एब्जॉर्ब्ड होगी तो ये प्लस का साइन आएगा,
ये पहला स्टेप हो गया, दोनों केसेस में इकट्ठा चल रहा हूं। ठीक, दूसरा स्टेप बेटा, दूसरा स्टेप अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने की। अब किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन लेने की बात करनी, देने की थोड़ी करनी, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो जब हम इलेक्ट्रॉन गेन की बात करते हैं, ठीक, तो F जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी ये गैशियस है, क्योंकि शुरुआत से हम इसको गैशियस ही लेके चले हुए हैं, तो भैया गैशियस ही है। ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और F नेगेटिव गैशियस बन गया, फ्लोराइड गैशियस बन गया। सिमिलरली भाई यहाँ पे क्लोरीन था गैशियस फॉर्म में, उसने भी इलेक्ट्रॉन लिया होगा और क्लोराइड गैशियस बन गया होगा। और इस स्टेप में हमारे पास लगा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो एनर्जी रिलीज होती है तो ये साइन नेगेटिव में होगा, ये साइन नेगेटिव में होगा, डेफिनेटली नेगेटिव में। ठीक, यानी दोनों में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, अब आ जाओ तीसरा स्टेप। तो स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास है, स्टेप नंबर 3 जो है हमारे पास, ठीक, स्टेप नंबर 3 हमारे पास होगा एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन। और स्टेप नंबर 3 की हम जो बात कर रहे हैं बेटे, वो हमारे पास क्या होगा? स्टेप नंबर 3 दैट इज हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। ठीक है जी। तो अब जो फ्लोराइड 1 नेगेटिव बना था, ठीक है जी, वो गैसियस फॉर्म में था, वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा फ्लोराइड 1 पॉजिटिव एक्वस में। सिमिलरली यहां पे क्लोराइड गैसियस था, वाटर की प्रेजेंस में that must have been changed into fluoride aqueous। यहां पे एनर्जी हमारे पास जो रिलीज हुई वो हमारे पास आ जाएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगी। इसमें 2 स्टेप्स नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो नेट रिएक्शन अगर इसका देखेंगे, ठीक है जी, या नेट रिएक्शन इसका देखेंगे, तो भाई नेट रिएक्शन देखेंगे, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। तो बेसिकली हमारे पास आएगा हाफ फ्लोरीन taking electron in the presence of water changing into F negative aqueous। वैसे ही हमारे पास क्लोरीन का भी देखेंगे, ये और ये कैंसल, ये और ये भी कैंसल, तो हमारे पास बन जाएगा हाफ क्लोरीन टेकिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू क्लोराइड 1 aqueous। अब हमें ये बोला गया है कि भैया अगर सेकंड स्टेप देखें, हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम सेकंड स्टेप देखें तो यहां एनर्जी रिलीज ज्यादा है, एनर्जी रिलीज इज मोर, रिलीज्ड इज मोर, और यहां पे एनर्जी रिलीज इज लेस, एनर्जी रिलीज इज लेस। येट ये प्रोसेस मोर स्पॉन्टेनियस बोला गया है, मोर स्पॉन्टेनियस बोला, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा और इसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव होगा। मोर स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा इसका, ठीक, और यहां पे लेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। अब ये हमें पता था कि डेल्टा जी जो होगा वो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होगा, और हमें ये भी पता था
कि इन सब प्रोसेस में ये पॉजिटिव रहना है, यहां माइनस रहना है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेप नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही रहना है। तो एक्चुअली इसमें डेल्टा जी तो नेगेटिव होना है, यानी दोनों प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होना ही है, ये श्योर है। दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो होना ही है, क्योंकि ये भी नेगेटिव होना है, क्योंकि दो स्टेप एक्सोथर्मिक है। और बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस होना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस स्टेप में जब एनर्जी रिलीज कम थी तो नेट में डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा कैसे हो गया? देखो बेटे, हम ये बोलेंगे कि ठीक है, सेकंड स्टेप में, इन सेकंड स्टेप, आंसर देखिएगा, इन सेकंड स्टेप एनर्जी रिलीज्ड इज लेस फॉर फ्लोरीन। हम मानते हैं जी कि सेकंड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई वो फ्लोरीन के लिए कम थी, मान लिया, बट इन फर्स्ट स्टेप एनर्जी एब्सॉर्ब in fluorine is also less. In second step, energy released is less for fluorine, but in first step, energy absorbed for fluorine is also less. बेटा फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा होता है तो उसके लोन पेयर्स बहुत पास आ जाते हैं, और लोन पेयर पास आ जाने से उनमें रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और उस रिपल्शन के चलते ये बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाता है, क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज इसकी ज्यादा है तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी एब्सॉर्ब भी तो ज्यादा है। अगर सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज कम है तो पहले में यूज भी कम है, और मोर ओवर फ्लोराइड इज वेरी स्मॉल। ऑल्सो इन थर्ड स्टेप फ्लोराइड से छोटा है, तो एनर्जी रिलीज्ड फ्लोराइड के लिए ज्यादा होगी। इन थर्ड स्टेप एनर्जी रिलीज्ड फॉर फ्लोराइड इज मोर, क्योंकि वो छोटा है, इसलिए इसका नेट में इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा एच टोटल इज मोर नेगेटिव, और यहां पे डेल्टा एच टोटल विल बी लेस नेगेटिव। एक स्टेप से थोड़ी देखा जाएगा, लेस नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ठीक है जी, एक स्टेप था इलेक्ट्रॉन गेन, उस समय क्लोरीन ने एनर्जी रिलीज ज्यादा कर दी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा थी, जबकि ज्यादा नेगेटिव थी, फ्लोरीन की कम थी, यहां एनर्जी रिलीज कम हुई। लेकिन पहले स्टेप में फ्लोरीन की एनर्जी लगी भी कम है और लास्ट स्टेप में वो रिलीज भी ज्यादा हुई है, तो नेट में टोटल डेल्टा एच जो होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा फॉर फ्लोरीन, उससे डेल्टा जी जो होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा, किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। इसलिए फ्लोरीन का फ्लोराइड बनना इज मोर स्पॉन्टेनियस देन क्लोरीन का क्लोराइड बनना। इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आसानी से उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि उसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव है। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये कहानी थी कि कब आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी हमने कैसे इसको निकाला है, हमें कैसे पता चलता है, और यहीं से हमें समझ में आया रिएक्टिविटी सीरीज और इसमें फर्क क्या हो सकता है। क्योंकि यहां तो हमारे को 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में तो इलेक्ट्रॉन दिया या लिया सीधे। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। ठीक, सो लेट वी मूव फर्दर, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक,
अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और रिएक्टिविटी सीरीज का डिफरेंस समझा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा क्यों, कैसे निकालते होंगे ये समझा, कैसे इसके ई डिग्री निकालते होंगे तभी तो यहां पुट करेंगे। तो ऐसे करके एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट करके पुट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी गई, जिसको हमने एक निमोनिक से याद कर लिया कि लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, CUHDAGAUF। चलो बच्चों, अब हम अगली बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमने कहा कद्दू में तीर मारा भाई, यानी अब हमें पढ़नी है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या क्या एप्लीकेशन है, और कंपटीशंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज पे आते हैं तो इसी पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पाओगे किसी भी कंपटीशन। ठीक, चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है हमारे पास, ठीक, वो ये कहती है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्टिंग oxidizing and reducing properties। हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो है उसको प्रिडिक्ट करना है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको प्रिडिक्ट करना है। देखो बेटा, ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं मोर नेगेटिव इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। more easily substance can be oxidized, and therefore acts as strong reducing agent। इसका मतलब ऊपर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डाउनवर्ड जाते हुए रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक, और अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है जी, डाउनवर्ड जाते हुए रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। जैसे आपको कह दिया गया, क्वेश्चन है अरेंज इन द order of reducing properties, arrange in the order of reducing properties। reducing properties के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक, और हमें दे दिए गए मैग्नीशियम, आयरन, ठीक, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर,
इसको रिड्यूसिंग पावर में हमें लगाना है, तो हमें देखना है सबसे ऊपर जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग। तो इनमें सबसे ऊपर कौन सा है भाई? सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद जिंक है, उसका आयरन है, उसका कॉपर है। तो बेटा यही ऑर्डर रहेगा रिड्यूसिंग पावर का। समझ में आई? जो जितना ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का पावर उल्टा लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया? ये एप्लीकेशन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना यस और नो, क्योंकि इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर एक बार ये वाला एग्जांपल दोबारा समझा दो। यार जो अनीश ऊपर है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैग्नीशियम, जिंक और आयरन और कॉपर में से कौन ऊपर है ब्रदर? या सोए पड़े हो? तो जो ऊपर होगा वो उसका एसआरपी ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ज्यादा नेगेटिव होगा यानी कि वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो ऊपर होगा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि भैया एनोड कैथोड प्रिडिक्ट करना है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है प्रिडिक्टिंग एनोड एंड कैथोड इन अ सेल। एनोड एंड कैथोड इन अ सेल। अब पहले तो हमने जब एनोड कैथोड निकाले थे बेटा, तो कैसे निकाले थे मेरे प्यारे बच्चों? पहले एनोड कैथोड कैसे निकाले थे हमने? बेटे पहले तो एनोड कैथोड ऐसे निकाले थे हमने। फर्स्ट प्रिडिक्टिंग एनोड एंड कैथोड ऐसे प्रिडिक्ट किए थे वो गैल्वेनोमीटर से। अब हम इसको देख के बता सकते हैं, ठीक, एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, तो जो पहले आएगा वही ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। कैथोड पे होनी रिडक्शन, जो बाद में आएगा वही। तो इसको एक सिंपल बात है, एबीसी पढ़ते हो ना बेटा? एबीसी, एबीसी में ए पहले लिखते हो कि सी पहले लिखते हो? ऑब्वियसली ए पहले लिखते हो ना। तो ऐसे बोल सकते हो ए ऑलवेज कम्स बिफोर सी। ए ऑलवेज कम्स बिफोर सी। ए जो होता है वो हमेशा सी से पहले आता है। तो जो पहले आएगा वो एनोड होगा, जो बाद में आएगा वो कैथोड होगा। इधर मान लो हमारे पास कुछ सेल दे दिए गए, बोला कि एक है मैग्नीशियम और जिंक, दूसरा है जिंक एंड आयरन, तीसरा है आयरन एंड कॉपर। बोला इसमें एनोड कैथोड प्रिडिक्ट करो भाई। तो देखो भाई, जिंक और मैग्नीशियम में पहले कौन आया? मैग्नीशियम में पहले आने वाला एनोड और ये कैथोड। अब जिंक और आयरन में से पहले कौन आया? जिंक, तो जिंक एनोड, आयरन वाला कैथोड। बेटा पूरा हाफ सेल बनेगा, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, पूरा हाफ सेल बनेगा। समझ में आई बात? वहीं पर आयरन यहां पर एनोड और कॉपर यहां पर कैथोड। सो दिस इज हाउ यू कैन गवर्न एनोड कौन, कैथोड कौन। जो पहले आएगा वो एनोड, जो बाद में आएगा वो कैथोड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है पहली एप्लीकेशन क्लियर हो गई। बोलो बेटा हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलना प्लीज। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अब कैथोड एनोड भी देख सकते हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिस्प्लेसिंग, प्रिडिक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दे दिया, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीजिबल, ठीक। पहला दे दिया कॉपर प्लस ZnSO4 गिविंग अस कॉपर सल्फेट एंड जिंक, ये पहला दे दिया। दूसरा दे दिया जिंक
plus copper sulfate giving us zinc sulfate and copper. अब इन दो रिएक्शन में कौन ज्यादा फीजिबल है? ठीक है, यानी पहले रिएक्शन में कॉपर इज डिस्प्लेसिंग जिंक और सेकंड रिएक्शन में जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर. इसको याद रखने के लिए ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ठीक, ताकि इजीली याद रहे. अभी लॉकडाउन चल रहा है तो चलो खत्म होना शुरू हो गया. ठीक, तो लॉकडाउन में एक ऑफिस में सिर्फ 3 ही लोग आ रहे थे. एक ऑफिस था, उसमें सिर्फ 3 लोग आ रहे थे. एक मैनेजर, एक क्लर्क और एक पीएन. मैनेजर, क्लर्क एंड पीएन, ये 3 ही लोग आ रहे थे. मान लो अगर एक दिन पीएन छुट्टी पे चला गया, टेस्ट करवाने गया अपना कोरोना, छुट्टी पे चला गया, तो भैया क्या मैनेजर पानी के बिना मर जाएगा? क्या वो अपने लिए एक गिलास पानी नहीं ले पाएगा? या उसको कोई फाइल चाहिए होगी तो क्या वो उसको उठा नहीं पाएगा? क्या वो इधर से उधर नहीं कर सकेगा? क्या वो एक दिन के लिए अपने डेस्क को साफ नहीं कर पाएगा? वो सब काम कर सकता है जो पीएन कर सकता है ना. यानी वो अपने आप उठ के पानी ले सकता है, अपने आप उठ के फाइल ले सकता है, अपने आप उठ के सारा काम कर सकता है. पर मान लो मैनेजर को कोरोना हो गया, वो छुट्टियों में चला गया, तो क्या पीएन उसी जगह फाइल को साइन कर लेगा? क्या उसकी जगह पीएन इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है? नहीं. तो मतलब क्या हुआ? जो ऊपर था वो ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता था. जो ऊपर था, नीचे वाला नहीं आया, कोई बात नहीं, उसने उसका काम कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसको, कोई बात नहीं. लेकिन नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. बस इतना सा ध्यान रखना. जो ऊपर प्रेजेंट होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकेगा, नीचे प्रेजेंट होने वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. तो बोलो इसमें आंसर क्या होना चाहिए फिर? कौन सा फिजिबल है? क्या आंसर होना चाहिए? तो अभी समझ में आता है, इसका मतलब आंसर सेकंड होना चाहिए. क्योंकि जिंक ऊपर है तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा. क्यों? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या एसआरपी मोर नेगेटिव है. मोर नेगेटिव का मतलब इजीली ऑक्सीडाइजेबल, इजीली ऑक्सीडाइजेबल. और वहीं पर कॉपर 2 पॉजिटिव की तरह प्रेजेंट है यहां पे, उसका एसआरपी मोर पॉजिटिव है, इसमें इजीली रिड्यूसिबल है. ये रिड्यूसिबल यानी कि रिड्यूसिबल यानी ये रिड्यूसिबल है और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है. तो ऑब्वियसली इसको रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो जो ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, जो नीचे होगा अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा. इसलिए ऊपर वाला रिएक्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. बोलो क्लियर बेटा? ये ओके. यहीं पे एक तीसरी वाली एप्लीकेशन, चौथी वाली एप्लीकेशन, predicting whether metal can remove hydrogen from acid or not. Hydrogen from acid. देखो बेटे, मेटल की डेफिनेशन में बोला जाता है कि metals are generally those which can displace hydrogen from that of, ठीक, जो एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वही मेटल होते हैं. जनरली हम ये बोल सकते हैं प्रेडिक्टिंग वेदर मेटल कैन रिमूव फ्रॉम हाइड्रोजन और फ्रॉम एसिड और नॉट. तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये सिंपल बात है कि मेटल होते ही वो हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं. पर यहां पे कहा जा रहा है कि मेरे पास एक है जिंक प्लस H2SO4 giving us ZnSO4 and hydrogen.
और दूसरा बोला गया है CuSO4 Cu plus H2SO4 giving us CuSO4 and hydrogen। इसमें से कौन सा फीजिबल है? कौन एसिड से हाइड्रोजन को निकाल सकता है? कौन एसिड से हाइड्रोजन को निकाल सकता है? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ही है ये एक तरह की। तो जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, यानी जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट कॉपर कैन नॉट, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो कॉपर जो होगा वो कभी भी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट कभी भी एसिड से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे और उसके ऊपर वाले सारे निकाल देंगे। बोलो क्लियर? इसी पे एक क्वेश्चन और बताता हूं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक आगे काम आएगा तुम्हें। लोग रट्टा मारते हैं, हमें रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट से बातों को समझ लेना है। ठीक, देखो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज reducing couple? Which of the following can work as reducing couple? इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कपल वर्क करेगा? ऑप्शन देखिएगा, ए है कॉपर HCl, बी है टिन HCl, सी है जिंक HCl, ठीक है जी, डी है इथाइल एल्कोहल एंड सोडियम, ई है अमोनिया एंड सोडियम, या अमोनिया एंड लिथियम कर लेती है। ठीक, ई एफ भी दे दिया, काफी सारे दे दिया भाई, एसिक्लीन एंड सोडियम। ठीक, जी है एसिक्लीन एंड सिल्वर, एच है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड एंड जिंक। अब इसमें से पूछा कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, H फिर I भी लिख देते हैं, CH3COOH एंड सोडियम। अब ये सब में से पूछा कौन कौन रिड्यूसिंग कपल की तरह वर्क करेगा, इसमें से कौन रिड्यूसिंग कपल की तरह वर्क करेगा? देखो बेटा, रिड्यूसिंग कपल वो वर्क करेगा जो हाइड्रोजन बाहर देगा, जो हाइड्रोजन देगा, यानी मेटल को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। और बेटे मेटल सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। बेटा एसिडिक हाइड्रोजन चार तरह के होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास से बार बार बताया। एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ चार तरह के होते हैं। There are four types of acidic hydrogen, and that four type of acidic hydrogen is ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। ये चार एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन हो, उसको अगर मेटल के साथ लो तो मेटल उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके डेफिनेटली H देगा और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। उस हिसाब से क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। क्या टिन HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? टिन ऊपर है, ऑब्वियसली डिस्प्लेस करेगा, तो बी होगा।
जिंक डिस्प्लेस करेगा, यस ये भी होगा। इथाइल अल्कोहल सोडियम, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, तो यहां एसिडिक हाइड्रोजन है और मेटल है, मेटल उसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये भी होगा। अमोनिया एंड लिथियम, अमोनिया में हाइड्रोजन इज ज्वाइंट टू नाइट्रोजन विच इज एसिडिक, एंड लिथियम ऊपर, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ रिड्यूसिंग कपल। एसिटिलीन अगेन एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, दिस इज आल्सो रिड्यूसिंग कपल। यहां एसिटिलीन एसिडिक हाइड्रोजन तो है बट सिल्वर है, बेटा सिल्वर नीचे है, नीचे है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो दिस इज नेवर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, क्योंकि सिल्वर कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब यहां पे जिंक तो है बट क्या यहां एसिडिक हाइड्रोजन है? एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो क्या यहां का जो हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक है? यहां देखने से लग रहा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, नहीं, ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा होता, इट इज ज्वाइंट टू डबली बॉन्डेड कार्बन, सो इट इज नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं है। अगर एसिडिक नहीं है तो ये रिड्यूसिंग कपल नहीं है, भले जिंक लगा है, बट ये एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, नाउ दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो इसके साथ मेटल है तो ये रिड्यूसिंग कपल होगा। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा कपल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, कौन सा कपल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। बोलो क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे। अगली एप्लीकेशन जुड़ी तो इसी से है, अगर ये समझ में आ जाता है तो सब कुछ ही समझ में आ जाता है। येट अभी क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, अब ये क्वेश्चन आपको +2 में जरूर आता है, ठीक, जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कैन कॉपर सल्फेट solution be stored in zinc vessel? बोला कैन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, या ऐसे भी बोल सकते हैं और कैन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी स्टेयर्ड बाय निकल स्पैटुला? ठीक, क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हिलाने के लिए निकल का स्पैटुला यूज कर सकते हो, और या फिर क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को स्टोर करने के लिए जिंक का वेसल यूज कर सकते हो? देखो बेटा फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, जिंक का वेसल है, कॉपर सल्फेट उसमें डालना है, तो कॉपर जो होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस है कि नहीं? तो हम बोलेंगे इट हैज लेस SRP, so can be oxidized, और कॉपर +2 में है तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर एज इट इज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल टेक प्लेस, एंड इफ रिएक्शन विल टेक प्लेस इट विल नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। रिएक्शन होता रहा, जिंक का वेसल गलता जाएगा, धीरे धीरे उसमें छेद बन जाएगा, एक तो वैसे रिएक्शन हो रहा है ऊपर से छेद भी बन जाएगा। इसी तरह से निकल को अगर कॉपर सल्फेट के साथ लेते हैं तो बोलो तो क्या होगा, निकल भी ऊपर है, सो निकल भी कॉपर को आसानी से क्या करेगा, डिस्प्लेस, रिएक्शन विल अगेन टेक प्लेस, सो इन दोनों केसेस में रिएक्शन विल टेक प्लेस,
reaction will take place. So it cannot be stored, ठीक, or cannot be stirred by nickel spatula. यहीं पर अगर हमें ये बोला होता कि can zinc sulfate solution be stored in copper vessel, अगर हमें ये बोल दिया जाता कि क्या जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को आप कॉपर वेसल में स्टोर कर सकते हो, तो वेसल कॉपर का साथ में जिंक सल्फेट, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता था? नहीं। तो इसका आंसर सिंपल क्या था भाई? SRP of copper to positive to copper is more. Therefore, it cannot displace zinc. SRP of copper to positive to copper is more, therefore it cannot displace zinc. Hence, copper cannot displace zinc. Yeah, copper cannot displace zinc, ये तो हम लोग कर लिख दिया. So therefore, hence no reaction takes place. कोई रिएक्शन नहीं होगा. So it can be safely stored. Therefore, it can be safely stored. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी बोलना यस और नो. जो ऊपर है, ठीक, वो नीचे वाले को स्टोर नहीं कर सकता है. इसको ना एक आसान तरीके से याद करते हैं. आसान तरीके से कैसे? देखो बेटा, आप सी के अंदर बराबर का ए तो लिख सकते हो. क्या ए के अंदर बराबर का सी लिख सकते हो? कैन यू राइट बराबर का सी इन ए? ए के अंदर सी लिख सकते हो? नो. इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज कैथोड बनती है उसके अंदर एनोड स्टोर कर सकते हो. जो चीज कैथोड बनती है उसके अंदर एनोड स्टोर कर सकते हो. आपको सिर्फ वेसल देखना होता है. अब जिंक और कॉपर में से कौन बनेगा एनोड? तो ये एनोड बनेगा. तो वेसल एनोड का है. अब ए के अंदर सी स्टोर नहीं कर सकते, खत्म बात. कैन नॉट बी स्टोर. यहां वेसल कॉपर का है. कॉपर कैन वर्क एज कैथोड. नीचे है ना भाई, तो इसके अंदर तो आप ए को स्टोर कर सकते, कैन बी स्टोर्ड. ये इजी हो जाएगा याद रखना. सी के अंदर बराबर का ए लिख सकते हो, लेकिन ए के अंदर बराबर का सी नहीं लिख सकते. तो उम्मीद करता हूं ये शॉर्टकट भी समझ में आ गया. लेकिन इस क्वेश्चन को पेपर में ऐसे दिया जाता है. प्लीज सी दिस. इसको ऐसे दिया जाता है. हमें बोला जाता है कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, और हमें दिया E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर is 0.34 volt and E degree of zinc 2 positive to zinc is minus 0.76 volt. ये वैल्यूज दे रखी होती है. अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो सॉल्व कैसे करना है? देखो, वैल्यू देने से चेंज तो होने नहीं वाला है. सॉल्व ऐसे करना है, आपने कहना है कि अगर मैं कॉपर जिंक का सेल लेता हूं, ठीक, so SRP of copper to positive to copper is more, therefore act as cathode, ठीक, और zinc will act as anode. तो E degree of cell is E degree of cathode minus E degree of anode. That is E degree of copper 2 positive to copper minus E degree of zinc 2 positive to zinc. ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.34 माइनस 0.76 1.1 वोल्ट.
तो कह देना कि रिएक्शन इज फीजिबल, रिएक्शन एज E of cell is positive, reaction is feasible if zinc is oxidized and copper 2 positive are reduced. ठीक. So in above case, this will happen. ठीक है जी. तो हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट will give us zinc sulfate and copper. So as reaction will take place, it cannot be safely stored. As reaction will take place, it cannot be safely stored. ठीक है जी. मतलब अगर E डिग्री दिए है तो पहले E डिग्री में देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, उसको कैथोड बना लो, दूसरे को एनोड बना करके E डिग्री निकाल लो, वो पॉजिटिव में आएगा. तो बोल देना रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होगा जब जिसको कैथोड बनाया वो रिड्यूस हो जाए और जिसको एनोड बनाया वो ऑक्सीडाइज हो जाए. और आपने देखना है कि अगर तो हमारे पास ऐसा होता है कि जिंक है, जैसे मान लो ये एलिमेंटल स्टेट में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस, हेंस इट विल नॉट बी स्टोर्ड. बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी यस लिखना, टाइम कम है और अभी और है, जल्दी बोलना. लेकिन इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, चेंज क्या कर रहा हूं, यहां पे कॉपर सल्फेट की जगह अपन यहां पे जिंक सल्फेट लिख रहे हैं. बोला कैन जिंक सल्फेट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, और यही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक. तो पहला पार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक, ऐसे ही करना है और लिखना रिएक्शन इज फीजिबल इफ जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर 2 पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड. यहीं तक सेम बिल्कुल. पर फिर आगे का लिखना है इन अबव zinc is present as Zn2 positive that is already oxidized. ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होगा, ठीक. इन अबव रिएक्शन जिंक इज प्रेजेंट एंड जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, SO4 है ना, तो इट इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड. एंड whereas copper is present in reduced form, copper already Cu है, Cu2 positive थोड़ी है, is already in reduced form. So no further reaction will take place. ठीक. यानी कॉपर प्लस जिंक सल्फेट will not react, therefore can be safely stored. बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? उल्टा दिया हो यहां तक तो सेम बताना है, यहां तक तो प्रूव करना है. ये कॉपर कैथोड है और जिंक एनोड है, ठीक. और रिएक्शन तभी फिजिबल है जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होगा. लेकिन यहां जिंक ऑलरेडी +2 है, यानी ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, और कॉपर ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, चुनचुने होंगे. इस वजह से फर्दर रिएक्शन जो होगा सेफली स्टोर हो जाएगा. बोलो बेटे बात क्लियर हुई, यस और नो? तो ये एक और एप्लीकेशन थी बेटा हमारे पास कि किसके साथ रिएक्शन होगा, किसका रिएक्शन नहीं होगा, कहां फिजिबल होगा, कहां फिजिबल नहीं होगा. अगला देख लेते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बात देख लेते हैं. लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF
सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्योंकि इस सीरीज में मैं तो सिर्फ सीरीज लिखी है, पर सीरीज के साथ इसके ई डिग्रीज भी लिखे होते हैं, और हमें पता है कि ई डिग्री ऑफ सेल इज ई डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड। तो भैया कैथोड एनोड हम यहां से देख सकते हैं, ऊपर हमने पहली एप्लीकेशन यही की थी। कैथोड कैसे निकाले, एनोड कैसे निकाले, ये हम ऑलरेडी किए हुए थे बेटा। ठीक, तो कैथोड माइनस एनोड जो है उससे ई डिग्री ऑफ सेल हमने निकाल दिया। ठीक, ई डिग्री ऑफ सेल हमने निकाल दिया, वैल्यू भी दी होगी और ई डिग्री ऑफ सेल भी हम निकाल लेंगे। अब यहां से ई डिग्री सेल अगर पॉजिटिव होगा तो हमें पता है रिएक्शन फिजिबल होता है, जो हमने पीछे भी किया, रिएक्शन फिजिबल तभी होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? ये पिछली भी चले गई। सर हाँ जी बेटे जी। सर ई डिग्री सेल पॉजिटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है? ऑब्वियसली, इतनी देर से बोल कर रहे हैं मेरे दोस्त कि डेल्टा जी डिग्री माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ सेल, करवाए थे ये बात। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मेरी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होगा, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये बेटे आज हमने किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे हम उसको बनाते हैं, क्या तरीका है करने का, किस तरह लगाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फर्क क्यों होता है। ठीक, लिथियम ऊपर क्यों, फ्लोरीन नीचे क्यों। ठीक है, इस तरह से 1000 तरह के क्वेश्चन, और बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए इसके, जितने भी एप्लीकेशंस थे बता दिए। So this is it for today. Hopefully you understood each and every part. If you haven't, तो आपकी थोड़ी सी गलती है कि आपने पूछा नहीं। Yet it is already uploaded at my channel. You can go through that very easily whenever you want to. So thanks a lot for today. मिलते हैं next class में। ठीक, थैंक यू बेटा।